हमारे पास टाइटैनिक का डेटा है जो हमारे पास आ गया। ठीक है। अब डेटा के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा अच्छे से समझा दिया था। डेटा का एक ओवरव्यू अगर मुझे चाहिए तो इन्फो फंक्शन का यूज करके मैं इस काम को कर पा रहा था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन है जो हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें करना यह है कि हमें जो पैसेंजर्स थे इनके सर्वाइवल को समझना है कि जो सर्वाइवल था वो कैसे हुआ था। क्या इंसिडेंट था? इंसिडेंट था टाइटैनिक था, समुद्र में जा रहा था, आइसबर्ग से टकरा गया, इसकी वजह से पानी अंदर आ गया टाइटैनिक के, और लगभग 2.5 से 3 घंटे में ही हमारा डूब गया था। ठीक है। जो रेस्क्यू वहां पर किया गया, कैसे किया गया? टाइटैनिक के साथ लाइफ जैकेट्स थी। जैसे आप राफ्टिंग करने जाते हैं तो आपको लाइफ जैकेट पहना देते हैं, उसी तरह से वहां पर भी लाइफ जैकेट्स थी। लेकिन जितने पैसेंजर थे उतनी लाइफ जैकेट्स नहीं थी। साथ में कुछ लाइफ बोट थी, बोट मैंने नाव थी, और हमारा कुछ लोगों को नाव में बैठाकर पानी में उतार दिया गया, वो अपना निकल गए थे। ठीक है। तो एक बोट में अराउंड 50 to 70 पैसेंजर्स बैठ सकते थे। ठीक है। ये सब कुछ वहां पर था। उसके अलावा जो वहां पर मेंबर्स थे टाइटैनिक को जो कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने अदर रिसोर्सेज से जो हेल्प मांगी, तो वो हेल्प पहुंचने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे, है ना। तो 2.5 घंटे लगभग थे पूरा टाइटैनिक डूबने में, और 4 घंटे के बाद उनको बाहर से कोई अलग शिप भेजकर उनकी मदद करी जाती। तो उस दौरान क्या क्या हुआ होगा वो हमें समझाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल हमें जो डेटा मिला है वो 891 पैसेंजर का मिला हुआ है। एक कोइंसिडेंस की बात बताऊं, कल ही मूवी देखी मैंने टाइटैनिक। कल किसी टीवी चैनल पर आ रही थी टाइटैनिक मूवी, है ना। वैसे तो मैं नहीं देखता मूवी, लेकिन जब मुझे याद आया कि कल ही पढ़ाना है क्लास में, तो मैंने उसको पूरा देखा, टाइटैनिक मूवी का। तो मुझे काफी नॉलेज मिली वहां पर। ठीक है। यूट्यूब पर जाओ, आप देख लेना टाइटैनिक मूवी क्या है, और जो भी हम करने वाले हैं फिर आप मूवी जाकर देखना, और देखना कि डेटा में कितनी ताकत होती है। हम टाइटैनिक की पूरी मूवी अभी निकालेंगे इस डेटा से, और आज घर जाके फास्ट फॉरवर्ड करके यूट्यूब पे जाकर टाइटैनिक की मूवी देख लेना। आपको लगेगा जो हमने आज क्लास में पढ़ा था वही पूरी मूवी। तो डेटा में इतनी ताकत होती है कि जब आप वहां पर नहीं है, मैं वहां पर नहीं हूँ, फिर भी पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हुआ। ठीक है। तो अगर वहां पर जो कल मैंने मूवी देखी थी टाइटैनिक वाली, उसमें उन्होंने वहां पर 2200 लोग बताए। टोटल पैसेंजर जो बताए उन्होंने वहां पर 2200 बताए। हमें जो डेटा मिला हुआ है वो 891 का मिला हुआ है, मतलब पार्शियल डेटा मिला है, पूरा डेटा नहीं मिला हुआ। हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग ही हम अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल इतने ही लोग हैं। अब सबसे पहले ये बताओ कि कितने लोग सरवाइव हुए टोटल पूरे डेटा में, आउट ऑफ 891, और कितने नहीं हुए। तो बताओ इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कौन सा कॉलम मेरे काम में आएगा? सर्वाइव्ड कॉलम मेरे काम में आएगा। तो मैं किसी भी कॉलम को, सिर्फ किसी कॉलम को अगर मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो दो तरीके से किसी कॉलम को एक्सेस किया जाता है। पहला तरीका है डेटा फ्रेम का नेम डॉट कॉलम का नेम। इससे क्या होगा? इस कॉलम की जितनी वैल्यूज हैं वो मुझे एक नए टाइप में रखकर दी जाएंगी, और उस नए टाइप का नाम होगा सीरीज डेटा टाइप। तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम, जिसको अभी हम कॉलम कह रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली उसका एक अपना टाइप है जिसका नाम है सीरीज। जैसे पूरा डेटा फ्रेम है, उसी तरह से हर कॉलम का एक टाइप होता है डेटा फ्रेम के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? सीरीज। ये भी सीरीज है, ये भी एक सीरीज है,
ये भी एक सीरीज है, तो हर कॉलम एक सीरीज है। सीरीज इज लाइक नमपाई बंटी एरे। जैसे बंटी एरे होता है हमारा, उसी तरह से सीरीज नाम का डेटा टाइप होता है। तो सीरीज डेटा टाइप का पर्पस क्या होता है? डेटा फ्रेम के किसी एक कॉलम को रिप्रेजेंट करना। तो ये जो हमारा कॉलम है ना, सर्वाइव्ड कॉलम, पी क्लास कॉलम, पैसेंजर आईडी कॉलम, नेम कॉलम, तो ये हर कॉलम अपने आप में कौन है? एक सीरीज डेटा टाइप है। ठीक है, साबित करो। एक काम करते हैं, इस सिंटैक्स से डेटा फ्रेम का ये वाला कॉलम आ गया, इसको मैं प्रिंट ना कराकर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट अस सपोज कॉल वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका टाइप क्या है हमारा, ये सीरीज डेटा टाइप। तो हम डेटा फ्रेम को अब ऐसे भी कह सकते हैं, डेटा फ्रेम इज ए कलेक्शन ऑफ सीरीज। डेटा फ्रेम बहुत सारी सीरीज का क्या है? कलेक्शन है। ईच सीरीज रिप्रेजेंट ए कॉलम, जहां पर हर सीरीज एक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, किसी भी कॉलम को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटा फ्रेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम एज ए स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं। सेम सेम आउटपुट आएगा, सेम आंसर आएगा। तो अगर आप यहाँ प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट हो गया आपका। ईच कॉलम इन डेटा फ्रेम is represented by series type. Each column in data frame is represented by series type. और किसी भी डेटा फ्रेम से किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। There are two ways access a column from data frame. पहला तरीका है df डॉट कॉलम नेम। दूसरा तरीका है df स्क्वायर ब्रैकेट में एज ए स्ट्रिंग कॉलम का नेम। तो दो तरीके मैंने आपको बताए डेटा फ्रेम से किसी कॉलम को फैच करने के। उसमें पहला तरीका डीएफ डेटा फ्रेम का नेम डॉट उस कॉलम का नेम। दूसरा है डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग में कॉलम का नाम लिखेंगे। ठीक है? जो पहला तरीका है वो हमारा फेल हो सकता है, दूसरा तरीका कभी फेल नहीं होगा। सर ऐसे कैसे? फेल वाला मतलब क्या है? फेल वाला मतलब यह है कि अगर किसी कॉलम के नाम में स्पेस आ गया, जैसे यहाँ पर कॉलम का नाम में कहीं स्पेस होता, पैसेंजर स्पेस आईडी, तो ये तरीका फेल हो जाता, ये नहीं चलता। लेकिन ये चल जाता अगर किसी कॉलम का नाम वो होता जो डेटा फ्रेम की किसी प्रॉपर्टी का नाम है, तो फिर हमारा ये तरीका फेल हो जाता, ये तरीका चलता। तो मैं इन दोनों के डिफरेंस को प्रैक्टिकली करके आपको दिखा दूंगा।
एक काम करता हूँ, दिखाई देता हूँ, क्योंकि इस वाले डेटा में तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक दूसरा डेटा मैं लाता हूँ जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, बस कुछ देर के लिए मैं इस वाले डेटा को ला रहा हूँ ताकि मैं इन दोनों के डिफरेंस को आपको प्रैक्टिकली करके दिखा पाऊँ। एक रेस्टोरेंट का डेटा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डेटा फ्रेम में बताओ कितने हमारे रोज कितने कॉलम है, तो शेप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, शेप नाम की डेटा फ्रेम प्रॉपर्टी है। ये क्या बताती है? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। दैट रिटर्न टपल और रोज कॉलम, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर शेप नाम की प्रॉपर्टी है, ये हमें एक टपल वापस कर रही है, और उस टपल के जीरो इंडेक्स पर नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट इंडेक्स पर नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है साइज। साइज प्रॉपर्टी क्या करती है? डेटा फ्रेम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं उनके बारे में बताती है। 1708, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल काउंट कर लो तो ये हमारा 1708 वैल्यूज है इंडिविजुअल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स बताती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी डेटा फ्रेम के किसी कॉलम को एक्सेस करना हो, तब भी यही सिंटैक्स है, डीएफ डॉट कॉलम का नेम, मान लीजिए जेंडर, डीएफ डॉट डे, ये आ गया। अच्छा, अब फंस गए आप, मुझे साइज कॉलम का डेटा चाहिए, तो अब आप लिखोगे डीएफ डॉट साइज। तो डीएफ डॉट साइज से तो साइज तो एक प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आपके कॉलम का नाम वही हो गया जो डेटा फ्रेम की एक प्रॉपर्टी का नाम है, तो पहली प्रायोरिटी वो प्रॉपर्टी को देगा, ना कि आपके कॉलम को मानेगा। तो अगर आपको मान लीजिए डे चाहिए, आप ऐसे ला सकते हो, आप ऐसे ला सकते हो। अगर आपको साइज चाहिए, तो साइज आप ऐसे तो ला सकते हो, साइज कॉलम, ये आ गया। लेकिन अब आप सोचो मैं ऐसे ले आऊंगा, ये तरीका फेल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका टोटल बिल कॉलम में बीच में अंडरस्कोर की जगह स्पेस होता, तो ये तरीका फेल हो जाता, ऐसा नहीं चलता। डीएफ डॉट टोटल स्पेस बिल, एरर आ जाती। लेकिन अगर मैं ये वाला तरीका यूज करता तो ये तब भी काम करता, ये काम करेगा। तो अगर किसी कॉलम में कोई स्पेशल करेक्टर आ जाए, जैसे मेरे कॉलम का नाम होता टोटल डॉलर या हैश बिल, है ना, तो सर अब कॉलम का नाम अगर हैश कंटेन करेगा, तो हैश तो हमारा कमेंट बन जाएगा पाइथन में। डॉट से नहीं निकालोगे, अब आप कैसे निकालोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर ऐसे लिखना होता। तो अगर कॉलम के नाम में स्पेस आ गया, कोई स्पेशल करेक्टर आ गया अंडरस्कोर को छोड़कर, या कॉलम का नाम वो हो गया जो डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टी का नाम है, तो फिर ये वाला सिंटैक्स फेल हो जाता है, ये नहीं चलता। फिर आपको मजबूरी में ये सिंटैक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा काम करता है। अगर आप इसी को पढ़ो तो कभी फेल नहीं होगा। इसको लिखने में आसानी होती है, जल्दी लिख जाता है। इसको लिखना थोड़ा, कंपेयर टू दिस, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम ज्यादा लगेगा बस। उस 1 सेकंड 2 सेकंड को बचाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने अभी डिस्कस किया। वापस आ जाओ अपने टाइटैनिक वाले डेटा, क्योंकि हम केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं।
टाइटैनिक के डेटा की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्वाइव्ड कॉलम अगर मुझे चाहिए तो मिल गया। अब सर्वाइव्ड कॉलम को आप अपने ब्रेन में कॉलम के साथ साथ सीरीज मानते हुए चलिए, हर कॉलम एक सीरीज है। तो सीरीज पर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपको ये पता करना हो किसी भी सीरीज के अंदर या किसी भी कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, तो आप पता कर सकते हैं कैसे, डॉट यूनिक लगाकर। यूनिक नाम का क्या है, मेथड। तो यूनिक मेथड क्या करेगा, किसी कॉलम पर जब आप लगाते हैं, किसी सीरीज पर जब आप लगाते हैं, तो उस सीरीज के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज है वो बता देता है। तो कितनी वैल्यूज है इसके अंदर, 0 और 0 का मतलब है कि वो पैसेंजर सर्वाइव नहीं हुआ था। 1 का मतलब है कि पैसेंजर सर्वाइव कर गया था। ठीक है। अब अगर मुझे पता करना हो कि टाइटैनिक में कितनी क्लासेस थी, कितनी क्लासेस कस्टमर थे, तो मुझे दिख रही है 1, 3, 2। अब हो सकता है डॉट 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 में और भी रही हो बीच में क्लास। तो मुझे अगर पता करना है तो बड़ी आसानी से पता कर सकता हूँ, डीएफ डॉट क्या लिखूं, पी क्लास डॉट यूनिक। 3 क्लासेस हैं, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, तो टोटल 3 क्लासेस के पैसेंजर थे वहां पर। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे जेंडर के बारे में पता करना हो कि जेंडर वाइज कितने तरह के पैसेंजर थे, तो डीएफ डॉट जेंडर डॉट यूनिक। 2 ही तरह के थे, मेल और फीमेल। ठीक है। तो यूनिक एक मेथड है जो किसी भी कॉलम पर जब यूज किया जाता है तो उस कॉलम में यूनिक वैल्यू बता देता है कि इस कॉलम में यूनिक वैल्यूज क्या क्या है। अब आप सोचो, आप बोलोगे कि ये जो मेरा पैसेंजर आईडी कॉलम है, इस पर यूनिक लगा कर दिखाओ, तो इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज होंगी, सब यूनिक होंगी अपने आप में, क्योंकि हर वैल्यू एक एक बार आई हो, दोबारा कभी आई नहीं। पैसेंजर आईडी है तो हर वैल्यू यूनिक ही है इसमें, तो कोई सेंस मुझे लगता नहीं बनता है। फिर भी करके देखने में क्या है, पैसेंजर आईडी डॉट यूनिक, कोई साइंस है, कोई साइंस ही नहीं। इससे कुछ मीनिंगफुल बात आएगी, कुछ मीनिंगफुल बात तो सर निकल कर आएगी नहीं। समझ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक मेथड हमें किस कॉलम के साथ जनरली इस्तेमाल करना चाहिए, जो कैटेगोरिकल कॉलम हो। तो मैंने एक नया नाम बोला, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल कॉलम, ये क्या भला है, ये कॉलम का हमने एक टाइप समझ लिया। हर कॉलम का डेटा टाइप तो सीरीज है, वो अलग कहानी हो गई। कॉलम किस तरह की वैल्यू कंटेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दिया कैटेगोरिकल कॉलम। कैटेगोरिकल मतलब इसमें जो वैल्यूज है वो कैटेगरी पे हैं, जैसे 2 ही कैटेगरी, मेल फीमेल। तो कैटेगोरिकल कॉलम वो कॉलम है जिसमें जो वैल्यूज हैं वो हमारा फिक्स्ड सेट है, फिक्स्ड सेट, और वही वैल्यूज हमारी बार बार रिपीट हो रही है। जैसे सर्वाइव्ड कॉलम में 2 ही सेट है, एक ही सेट है जिसमें 2 वैल्यू फिक्स्ड है। सेट एक ही है लेकिन वैल्यू 2 फिक्स है, या तो 0 होगी या 1 होगी, तो 2 कैटेगरी की वैल्यू है। पैसेंजर क्लास कॉलम में सेट है और उसमें 3 वैल्यू फिक्स है, कौन कौन सी, या तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। पैसेंजर आईडी कॉलम एक साइड आप कहना चाहो कह दो, लेकिन उसमें जो वैल्यूज है फिक्स नहीं है, वो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, कुछ भी आ रही है। एज कॉलम कैटेगोरिकल कॉलम नहीं है। ठीक है। तो कैटेगोरिकल कॉलम जनरली उस कॉलम को हम लोग बोल रहे हैं जिसमें हमारा फिक्स नंबर ऑफ क्लासेस हो, फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज हो। तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम कहते हैं। कैटेगोरिकल कॉलम के साथ ही
हमें क्या करना चाहिए, यूनिक मेथड का यूज करना चाहिए, तो एक हमारा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। अगर मैं कैटेगोरिकल पर यूज ना करके किसी न्यूमेरिक कॉलम पर यूज करूं, मैंने नया वर्ड बोला न्यूमेरिक। न्यूमेरिक कॉलम वो है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू आ सकती है, वैल्यू को कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि ये मिलेगी मिलेगी। जैसे जेंडर में फिक्स है, या तो मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा, है ना। लेकिन एज कॉलम में नहीं पता क्या मिलेगा, एज कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कैटेगोरिकल कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम, तो इसको न्यूमेरिक पे नहीं लगाना चाहिए, यूनिक। अब दूसरा, अगर आपसे ये कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बताइए कि कितने पैसेंजर ऐसे हैं जो जीरो से बिलोंग करते हैं, मतलब जो सरवाइव नहीं हुए थे, और कितने पैसेंजर ऐसे हैं जो सरवाइव हो गए थे। मतलब क्या करना है, इस कॉलम में कितने जीरो आए उन्हें काउंट कर लो। तो जो काउंटिंग आएगी वो हमें क्या बताएगी, कितने लोग सरवाइव नहीं हुए। फिर क्या करो, इस कॉलम में जितनी जगह वन लिखा हुआ है उनको काउंट कर लो। उससे क्या पता चलेगा कि जो लोग सरवाइव हो गए थे वो कितने। तो अब किसी भी कॉलम में यूनिक वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी अकाउंट करनी है, तो आपको रेडीमेड मेथड दिया गया है जिसका नाम है वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट मेथड क्या करता है, जिस कॉलम पे आप कॉल करते हैं उस कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का काउंट करके वापस करता है कि कौन कितनी बार आया। ये बड़ा काम का मेथड है। तो जीरो 549 बार आया है, और वन कितनी बार आया है, 342 बार। इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि हमारा ओवरऑल सर्वाइवल रेशो डेटा में कितना है। 891 में 342 सर्वाइव हुए, 38%। तो अगर मैं रिपोर्ट बनाते समय लिखूंगा ओवरऑल सर्वाइवल जो हुआ है वो अराउंड 38% हुआ है। अब ये बताओ 38 में मेल कितने, फीमेल कितने, करेंगे बात, अभी उसकी भी करेंगे बात, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले ये बताओ कि ओवरऑल डेटा में मेल कितने और फीमेल कितने, कैसे निकालें। पूरे डेटा में मुझे बताना है कि कितने मेल पैसेंजर थे, कितने फीमेल पैसेंजर थे, तो कैसे निकालें। टीएफ डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट। तो जेंडर कॉलम में कौन वैल्यू कितनी बार आई है वो काउंट करके दे दिया जाए। टीएफ डॉट जेंडर डॉट वैल्यू। तो हमारे टोटल डेटा में 577 मेल हैं और 314 है फीमेल। चलो, तो अब शुरू करते हैं अपना अजम्पशंस। हम मान के चलते हैं कि भाई जब टाइटैनिक में रेस्क्यू किया जा रहा था, लोगों को बचाया जा रहा होगा, तो ऐसा हो सकता है सबसे पहले फीमेल को बचाया गया हो, बच्चों को बचाया गया हो। अब कोई एक ऐसा इंसान जिसकी एज 70 साल है, और एक ऐसा इंसान जिसकी एज 20 साल है, ये दोनों लोग टाइटैनिक पर अगर हैं और इनमें से किसी एक को ही लाइफ जैकेट देनी है, क्या करें, मजबूरी है। इन ह्यूमन डिसीजन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। 70 वाले को छोड़ देंगे, 20 वाले को लाइफ जैकेट दे देंगे, पूछ जाओ भाई तुम। 70 वाले तो लाइफ बहुत जी ली अपनी। तो जब देखो, जब ये कोविड आया था ना, तो इटली के अंदर ये किया गया था, हॉस्पिटल में बेड नहीं बचे थे। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डिसीजन लिया था कि अगर आपके सामने दो कोविड के पेशेंट आएंगे तो आप उनमें से किसको एडमिट करेंगे, एज एक फैक्टर होगा। इन ह्यूमन डिसीजन, अमानवीय डिसीजन है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेने पड़ रहे हैं।
तो टाइटैनिक का जब इंसिडेंट हुआ तो वहां भी ऐसे डिसीजन लिए गए थे। हमें नहीं पता, हम तो नहीं थे वहां पर, ना आप थे वहां पर, ना मैं था, कोई नहीं था। 100 साल से ज्यादा पुरानी बात है ये तो, अभी की बात थोड़ी है, तो 1900 की बात है, 100 साल से ज्यादा हो गए, है ना, ज्यादा ही हो गए। तो अब हमें नहीं पता कि वहां पर ऐसा उन लोगों ने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। हम बस अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि पहले बच्चों को बचाया गया हो सकता है पहले फीमेल को बचाया गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर 3 क्लास के पैसेंजर थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो हो सकता है किसी एक क्लास में अच्छी फैसिलिटीज रही हो, भाई क्लास 1 के पैसेंजर हो सकता है उन्होंने ज्यादा टिकट महंगा लिया हो, है ना, और उनको सबको अलग अलग लाइफ जैकेट उनको दे दी गई हो उसी समय। उनको बता दिया गया हो कि अगर कुछ मिसहैपनिंग होगी तो इस रास्ते से भाग जाना, लाइफ बोट मिल जाएगी आपको तैयार, लाइफ बोट में बैठो निकल जाओ। हो सकता है, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, हमें तो बस इस डेटा से ही बात निकालनी है कि ऐसा था क्या। तो अब हम क्लास वाइज देखेंगे, क्लास 1 में क्या हुआ, क्लास 2 में क्या हुआ, क्लास 3 में क्या हुआ, जेंडर वाइज देखो, एज वाइज देखो, है ना। तो ऐसा हमें डेटा में ढूंढना है, तो ढूंढना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या पता करो, सबसे पहले मुझे वो डेटा ला कर दो जिसमें लोग हमारे सरवाइव हो गए हैं। अभी मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है ये सब है, इसमें सारे पैसेंजर का डेटा है। मुझसे कहा गया मुझे सिर्फ वो डेटा ला कर दो जिसमें सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू क्या हो 1। तो जो अगर ये डेटाबेस की टेबल होती, तुम क्या लिखता, मैं लिखता यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टाइटैनिक वेयर सर्वाइव्ड इक्वल टू 1, यही तो लिखता मैं, कुछ ऐसे मान लो, है ना। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारा डेटा आ जाता है जिसमें सर्वाइव्ड कॉलम में वैल्यू क्या लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है ना। तो अब ये डेटा टेबल तो है नहीं, ये तो मेरा डेटा फ्रेम है। तो डेटा फ्रेम पर अगर मुझे किसी कॉलम की किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग कंडीशन लगानी हो तो लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, डीएफ क्या करने जा रहे हो, डेटा फ्रेम से उन रोज को फिल्टर करने जा रहे हैं जो किसी कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। फिर सुनेंगे, डेटा फ्रेम से हम रोज को फिल्टर करने जा रहे हैं जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। वो कंडीशन किसी कॉलम के ऊपर लगेगी। कैसे करेंगे देखो, टीएफ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर कंडीशन। जब आप ऐसे करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, जो आप यह कंडीशन लिख रहे हैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली जितनी रोज होंगी वो फिल्टर होकर आ जाएंगी। लिखिए सर कंडीशन कैसे लिखेंगे, कंडीशन को लिखने के लिए किसी कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो अभी किस कॉलम के बेस पर कंडीशन बनाना चाहते हो आप, सर्वाइव। तो किसी कॉलम को कैसे एक्सेस करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम, जहां सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू किसके बराबर हो, 1। ओके, तो इसका मतलब है कि आपको वो रोज फिल्टर करके दे दी जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही, जहां पर सर्वाइव्ड कॉलम में 1 वैल्यू हो वो सारी रोज लाकर मुझे दे दो। अब ये वो रोज है जहां पर सर्वाइव्ड कॉलम में क्या वैल्यू होगी, 1। 342 सही भी है। तो इस तरह से तो सिर्फ हमें पता चला कि कितनी है, लेकिन इस तरीके से हमें यही पता चला कि वो कौन कौन है, उनका नाम क्या है, जेंडर क्या है, पूरी डिटेल हमारे पास आ गई। ठीक है, फिल्टरिंग रोज बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। अब सर ये बताओ
जो हमने फिल्टरिंग करी है, इससे जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट कौन है अपने आप में? अगर मैं रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं, तो ये रिजल्ट किस टाइप का होगा? अपने आप में ये भी कौन होगा? एक डेटा फ्रेम। तो अगर मैं इस पर आगे कुछ करना चाहूं तो वो सब कर सकता हूं जो अब तक कर रहा था, तो ये भी तो डेटा फ्रेम निकल कर आया है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा ना करके डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो हमें डायरेक्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी। अब क्या चाहते हो करना? हमने कहा अब हम ये चाहते हैं कि, अच्छा अब आप बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, मुझे वो रोज फिल्टर करके दो जहां पर सर्वाइव्ड कॉलम, अच्छा मैं भी और लेमैन की तरफ लेके चलता हूँ। एक आम इंसान ये बोलेगा कि मुझे वो सारे पैसेंजर की डिटेल ला कर दो जो मेल हैं और बच गए थे। इस बात का टेक्निकल स्टेटमेंट पहले बताओ क्या होगा, फिर सुनेंगे। एक आम इंसान, एक लेमैन जिसको पांडाव नहीं आता, वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे उन सारे पैसेंजर की डिटेल बताओ जो बच गए हैं और वो मेल थे। अब इस बात का पहले टेक्निकल स्टेटमेंट अपने ब्रेन बताओ। जो बच गए हैं मतलब यही बात है, और कौन है वो? मेल। मतलब इस बार कंडीशन एक नहीं चल रही है, कितनी चल रही है? दो। तो अब मुझे क्या करना है? यही कोड कॉपी कर देना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, लेकिन कंडीशन दो। अब बताओ दूसरी कंडीशन क्या लिखनी चाहिए मुझे? df डॉट जेंडर किसके बराबर हो? मेल। ऐसा करके लिख दे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई डेटा फ्रेम में एक कंडीशन का यूज करके अगर मुझे रोज की फिल्टरिंग करनी है तो ये सही है, और अगर एक से ज्यादा कंडीशन का यूज करना है तो सर इन दोनों कंडीशन को हमें ग्रुप करना पड़ेगा ना, यूजिंग एंड ऑपरेटर, यूजिंग और ऑपरेटर। याद करो जब आप इफ कंडीशन पढ़ते थे, उसमें दो कंडीशन अगर लिखी जाती थी तो बीच में उन्हें क्या लिखते थे? या तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाते थे या लॉजिकल और ऑपरेटर लगाते थे। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में से कोई भी एक बात सही हो तो डेटा चाहिए, या दोनों बातें सही हो तभी डेटा चाहिए? तो दोनों बातें सही होने के लिए क्या यूज करते? तो लॉजिकल एंड। अब जब हम डेटा फ्रेम पर कंडीशन स्लाइसिंग करते, इसे कंडीशनल स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है, कंडीशनल फिल्टरिंग या कंडीशनल स्लाइसिंग, एक ही बात है। कंडीशनल फिल्टरिंग या कंडीशनल स्लाइसिंग। तो जब हम डेटा फ्रेम में कंडीशनल फिल्टरिंग करते हैं तो एक से ज्यादा कंडीशन को ग्रुप करने के लिए लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नहीं चलते, एरर आ जाती है। फिर क्या चलते हैं? बिट वाइज एंड, बिट वाइज और चलते हैं। बिट वाइज एंड क्या होता है? वन टाइम एम परसेंट सिंबल, इसे बोलते हैं बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड का यूज किया जाएगा यहाँ पर दो कंडीशन के एंड को दिखाने के लिए। फिर चलाऊंगा, फिर से एरर आएगी। अब एक रूल ये भी है कि जितनी भी कंडीशन आप लिखेंगे, हर कंडीशन को पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? हर कंडीशन को पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा। एक कंडीशन है तो ये सब बातें नहीं है, सीधे सीधे वो कंडीशन लिख दो। एक से ज्यादा कंडीशन है तो हर कंडीशन पैरेंथेसिस में लिखी जाएगी, और उनके बीच में बिटवाइज और या बिटवाइज एंड का यूज किया जाएगा। ये वो सिंटैक्स है जिससे मुझे वो रोज फिल्टर होकर मिलेंगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो कुल मिलाकर हमें ये उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कितने मेल सर्वाइव हुए।
इसका मतलब ये तो होगा कितने मेल सर्वाइव हुए, 109 मेल सर्वाइव हुए। अब सर हम इनकी डिटेल में इंटरेस्टेड नहीं है, बस हम गिनती चाहते थे कि कितने सर्वाइव हुए हैं। तो जो रिजल्ट आया वो एक डेटा फ्रेम में अपने आप में, उस रिजल्ट वाले डेटा फ्रेम पर अगर मैं डॉट शेप लगा दूं तो डॉट शेप प्रॉपर्टी क्या बताती है हमारे लिए, रोज एंड कॉलम। तो ये किस डेटा फ्रेम का रोज कॉलम बताएगी, जो इस वाले रिजल्ट से आए होंगे डेटा फ्रेम। ठीक है, 109 रोज, 109। अच्छा अब जरा इसी तरह से ये बताओ फीमेल का सर्वाइवल कितना है, फीमेल का 233। अब रेशो निकालो, कैसे निकालोगे, ओवरऑल बताओ मेल कितने थे और फीमेल कितने थे, हमने कहा फिर दोबारा निकाल लेते हैं। ये लो, तो जो हमें डेटा मिला है उसमें 577 मेल थे, उनमें से कितने सर्वाइव हुए, 109। सर निकालो परसेंटेज, 109 आउट ऑफ 577, 18%। चलो 19 लगा लो। और फीमेल का देखो, तो फीमेल सर्वाइव कितने हुए, 233 आउट ऑफ 314, 233, 314, और 74% सर्वाइवल। अगर मैं सर्वाइवल रेशो को, ओवरऑल सर्वाइवल 38% है, इस 38 में अगर मेल का मैं बताऊं तो मेल का जो सर्वाइवल रेशो है तो वो है लगभग 19% मान लो, और फीमेल का जो सर्वाइवल है वो लगभग 74%। तो जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा सही निकला। हम लोग नहीं थे टाइटैनिक में, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि हो सकता है कि पहले फीमेल को बचाया गया होगा, डेटा ऐसा बता रहा है। और आप जाके मूवी देखना, ये लाइन वहां पर कम से कम 8 से 10 बार बोली गई है। जब रेस्क्यू हो रहा था लोगों का, तो रेस्क्यू करने वाले जो लोग थे वो कह रहे थे कि पहले फीमेल आगे आए, पहले फीमेल आगे आए। है ना, एक बार मूवी देखना जाके, वो पर्टिकुलर क्लिप देख लेना। अब अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लास वाइज हमारे मन में कुछ आ रहा है। अच्छा सर एज वाइज भी तो रह गया, बच्चों का तो आपने कुछ बताया ही नहीं कि बच्चे सर्वाइवल बच्चों का कितना है। अब बच्चों में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब देखो हमारा ब्रेन क्या कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि फीमेल का सर्वाइवल अच्छा है, दूसरी तरफ बच्चे आ गए। अब बच्चे में मेल फीमेल भी तो होंगे। अब शायद बच्चों के केस में मेल फीमेल नहीं देखा गया होगा, बच्चे बच्चे रहे होंगे, सबको बचाया गया होगा, पता नहीं। हम ऐसा सोच रहे हैं, डेटा में देखना पड़ेगा कि ये बात सही थी या नहीं थी। तो पहले क्या पता करो, पहले अपने ब्रेन से ये पूछो बच्चा आप किसे मानोगे। भाई कोई तो एक आपको अपना वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। बच्चे की डेफिनेशन क्या दोगे आप, एज कॉलम में किस वैल्यू से कम को बच्चा मानोगे, 10 साल मान लो चलो। अब ये सबका अपना अपना नजरिया है, मैं 10 मान लो, कोई 12 मानेगा, कोई 18 मानेगा, कोई 9 मानेगा, कोई 8 मानेगा। तो कोई एक पैरामीटर तो लेके चलो इसे, हम 10 साल मान के चलते हैं। ठीक है, तो पहले ये पता करो कि पूरे डेटा में कितने पैसेंजर ऐसे हैं जिनकी एज 10 साल या 10 साल से कम। बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर, डीएफ, उसके बाद सीधा एज डॉट एज लगा दूं, क्या लिखूं, स्क्वायर ब्रैकेट डीएफ डॉट एज इज ग्रेटर इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो हमें वो रोज ला कर दो जो डेटा फ्रेम में एज कॉलम में 10 या 10 से कम वैल्यूज रखती हो। अब हमें उनकी गिनती बता दो, हमें उसकी डिटेल मत बताओ। 64,
तो हमने अपने ब्रेन में जिसको बच्चा माना है वो 10 साल या 10 साल से कम रखा है। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, इस डेटा में 64 पैसेंजर ऐसे हैं जिनको हम किड्स मानकर चल रहे हैं। अब इसमें देखो कितने बचे कितने नहीं बचे, बताओ क्या लिखूं मैं ऐसा जिससे पता चल जाए कि इन बच्चों में कितने बच गए कितने नहीं बच गए, बताओ। तो इसमें एज के साथ साथ एक कंडीशन और ऐड कर दूं, एंड इनमें से वो बताओ जो साथ में सर्वाइव्ड कॉलम में क्या रखते हो, वैल्यू क्या रखते हो वन। तो इससे क्या निकलेगा, वो रोज फिल्टर होकर आएंगी जहां पर एज कॉलम में वैल्यू 10 या 10 से कम है, एज वेल एज सर्वाइव्ड कॉलम में वैल्यू क्या है, वन, 38। तो 64 में से 38 बच गए, 60% मोटा मोटा अगर हम देखें तो किड्स का सर्वाइवल है। मतलब एक एविडेंस लग रहा है, किड्स मतलब 10 ईयर्स की बात करते हैं, इनको हम अपने डेटा में किड्स मान के चलते हैं। इनका सर्वाइवल मोटा मोटा देखो तो 60% मान लेते हैं चलो, कि 60% इनका सर्वाइवल। अब एक बार ये देखना चाहोगे कि सीनियर सिटीजन कितने थे, उनको बचाया गया नहीं बचाया गया। तो सीनियर सिटीजन कितने मानोगे, 60 या 60 से, अब मान लो भाई भारत में तो ऐसा है, यूएस के तो पता नहीं कैसा होगा, तो हम उसी हिसाब से मान के चलते हैं कि पहले ये पता करो कि हमारे टोटल डेटा में जो हमें मिला है कितने लोग 60 या 60 से अब एज के हैं, फिर पता करो उनमें से बचे कितने। तो क्या लिखें यहाँ पर, वही एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 26 हैं जो ओल्ड एज के पैसेंजर थे। ओल्ड एज हमने क्या माना, 60 या 67, ठीक है। अब इनमें से कितने बच गए हमने कभी देख लेते हैं। हाँ हाँ, 7 ही बचे हैं 26 में, छोड़ दिया उनके हालत पर, जाओ तो नहीं बचाएंगे। 26% सर्वाइवल। ओल्ड एज 60, 60 से लेके एंड 26%, 27 लगा लो। अब पता है जो 27% बच गए होंगे, अब दिमाग लगाओ, अब यहाँ पर आपका ब्रेन क्या कहता है उस पर डिपेंड करेगा कि सर ये ओल्ड एज में 27% बच गए फिर भी, तो इन 27% ने क्या बहुत ज्यादा प्रेयर करी थी, प्रेयर तो सारे ही कर रहे होंगे। ये 27% में ऐसा क्या थे बच गए ओल्ड एज के, तो पहला पॉइंट क्या आएगा दिमाग में, हो सकता है 27% फीमेल हो, क्योंकि प्रायोरिटी में फीमेल को पहले प्रायोरिटी दी जा रही थी ना। तो ओल्ड एज में अगर कोई फीमेल है तो क्या पता उसको छोड़ दिया, हो सकता है छोड़ दे गया हो सकता है फीमेल की वजह से प्रायोरिटी मिल गई हो और बच गए हो, ऐसा हो सकता है, नहीं पता, हम और आप वहां नहीं थे। अभी डेटा में देखना पड़ेगा कि भाई जो लोग बच गए हैं उनमें फीमेल कितने हैं और उनमें मेल कितने हैं, ओल्ड एज वाले, ओल्ड एज वाले, बताओ कैसे निकालूं। मैं ये पता करना चाहता हूं अब 60 जितने भी पैसेंजर थे जो बच गए थे उनमें फीमेल कितने पैसेंजर हैं और उनमें मेल कितने पैसेंजर हैं, ये पता करना चाहता हूं, कैसे पता करोगे। एक और कंडीशन डाल देते हैं, एंड df डॉट जेंडर इक्वल टू फीमेल। तो वैसे देखते हैं कितना आया,
26 तो टोटल है ही अबव 60। अब सर ये तो पता कर लो अबव 60 के 26 में कितने मेल कितने फीमेल, कैसे निकालोगे? इससे जो आपको मिला ये वो सारा डेटा मिलेगा जो अबव 60 वाला है। अब जो अबव 60 का मिला है अगर मैं उस पर डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट कर दूं तो और ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया। अबव 60 जितने लोग हैं 26 थे, उन 26 में 22 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। अब देखते हैं 4 फीमेल का क्या हुआ, कितने बचे इनमें से। तो अब यहाँ आ जाओ, देखते हैं। ओहो, देख रहे हो, यानी कि अब 60 ओल्ड एज के जो पैसेंजर हैं 26 तो मिल गए। उन 26 में अगर मैं जेंडर वाइज जाऊं तो 22 मेल हैं और 4 फीमेल हैं, और जो फीमेल हैं वो सारे के सारे बच गए। यानी कि वहां पर जब रेस्क्यू किया गया होगा तो ओल्ड एज में ये नहीं लिखा गया होगा कि भाई आप ओल्ड एज के हो अब रहने दो, अगर फीमेल हो तो आ जाओ, प्रियोरिटी पर अभी भी रखा गया है। समझ पा रहे हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये वाला फैक्ट तो अच्छे से हम यहाँ पर एविडेंस के साथ बता सकते हैं कि वहां पर जब रेस्क्यू टीम रेस्क्यू कर रही थी तो वहां पर हाई प्रायोरिटी पर फीमेल और किड्स को रखा गया है ना। ओल्ड एज मेल को प्रायोरिटी नहीं मिली है, ओल्ड एज के जो मेल थे उनको प्रायोरिटी नहीं मिली है, ऐसा डेटा में हमें पता चला। अच्छा, अब क्या करना है? अब हम चाहते हैं कि क्लास वाइज कुछ निकाल कर दिखाओ, अगर कुछ निकाल सकते हो तो। भाई पैसेंजर 3 क्लास में थे, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3। मान लो हम और आप लोग आगे कभी टाइटैनिक जैसे शिप में घूमने जाते हैं तो हम भी तो उसी क्लास का टिकट लेंगे फिर, जहां पर ज्यादा सर्वाइवल हो गया था। भाई अब हमारी एज जो हो गई वो हो गई, जेंडर जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हम जो देख सकते हैं वहां पर प्रिकॉशन ले सकते हैं वो क्लास का ही ले सकते हैं कि इस क्लास में सेफ्टी चाहिए, चाहे 2 रुपये महंगा होगा, लेकिन इसी क्लास का टिकट लेके जाऊंगा मैं तो। क्योंकि वहां पर जो इंसिडेंट हुआ था टाइटेनिक में वहां पर इस क्लास के ज्यादातर लोग बच गए थे, चाहे वो मेल थे चाहे फीमेल थे या कुछ भी। तो इसलिए मैं क्लास वाइज एक बार देखना चाहता हूँ। संदीप वर्मा, बताइए। सर ये जो 4 आ रहा है, ये 4 जो सर फीमेल आ रहा है, जो फीमेल मतलब जो डेथ रेट है वो बता रहा है क्या? क्या? सर ये जो अभी आपने लिखा है एज 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 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 सर, ये पूरी लाइन लिखी है सर, इसमें जो 4 और 12 बता रहा है, ये 4 सर किसका बता रहा है सर? चार किस लिखा नहीं है, साफ साफ लिखा तो है फीमेल 4 हैं। सर लास्ट वाली लाइन की बात करो सर, लास्ट वाली लाइन सर, लास्ट वाली लाइन समझा दो एक बार लास्ट कौन सी लाइन? ये वाली? सर। हाँ सर, हाँ सर। इसमें हमने क्या करा है, हमने अपने डेटा फ्रेम से वो रोज फिल्टर करी हैं जहां पर पहली कंडीशन है एज की वैल्यू 60 या 60 से अबव हो। हाँ सर। दूसरी कंडीशन है जहां पर सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू 1 हो। हाँ सर। और तीसरी कंडीशन लगाई है जहां पर जेंडर क्या हो हमारा, फीमेल हो। हाँ सर। वो सारी रोज जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं हाँ उन सर। हाँ रोज सर। में हमने कितने रोज कितने कॉलम है वो डॉट शेप से आ गया। अगर मैं डॉट शेप नहीं लगाऊं तो क्या होगा, पूरा का पूरा वो डेटा प्रिंट हो जाएगा जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, ठीक ठीक है, है। अब मैं पूरा डेटा नहीं देखना चाहता तो जो रिजल्ट आया उस पर डॉट शेप लगा दो, तो ठीक सिर्फ है। उसकी गिनती आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और क्लास वाइज समझते हैं। अब मैं पूछूंगा और आप बताएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे क्लास वाइज रेशो बताना है कि किस क्लास में
कितने पैसेंजर थे, कैसे निकालें कि किस क्लास में कितने पैसेंजर थे। टोटल 891 पैसेंजर हैं। अब भूल जाओ मेल फीमेल एज सब भूल जाओ। अब बस इतना याद रखो, उन 891 को हम 3 क्लासेस में अरेंज कर रहे हैं। तो 3 क्लासेस में कैसे अरेंज होंगे, किस क्लास में कितने पैसेंजर हैं, ये कैसे पता चलेगा। क्या लिखें बताओ, डीएफ डॉट पी क्लास, पैसेंजर क्लास कॉलम का नाम है पी क्लास, डॉट वैल्यू काउंट। तो वैल्यू काउंट क्या करता है, जिस कॉलम पे आप यूज करते हैं उस कॉलम में जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं उनकी काउंटिंग करके बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। ठीक है, तो क्लास 3 के 491 पैसेंजर हैं, क्लास 1 के 216 पैसेंजर हैं, क्लास 2 के 184 पैसेंजर। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्लास वाइज सर्वाइवल रेशो किस में ज्यादा है, निकाल कर दिखाओ। क्लास 1 का सर्वाइवल रेशो कैसे निकालेंगे। हमने तो एक आम इंसान के सामने लास्ट में आंकड़े रखने हैं, लेकिन उन आंकड़ों को निकालने के लिए हम क्या करें ये बताओ। तो सबसे पहले, अच्छा मैं आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, मुझे क्लास 1 का सर्वाइवल रेशो निकाल कर दिखाओ। क्या लिखूं कोड में ऐसा कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लूं। मुझे स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट में सर ये करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या करें, क्लास 1 का सर्वाइवल रेशो मिल जाए। तो सबसे पहले क्या करें, डेटा फ्रेम से वो रिकॉर्ड फिल्टर कर लेते हैं जहां पर पैसेंजर क्लास की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और वो सर्वाइव हो गए। यही तो होना चाहिए। तो देखो, डीएफ के अंदर से डीएफ डॉट पी क्लास इक्वल टू 1। अब कंडीशन एक से ज्यादा है तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे एंड। दूसरी कंडीशन क्या है, डीएफ डॉट सर्वाइव्ड इक्वल टू 1 डॉट शेप। अरे तो बहुत बच गए। क्लास 1 में टोटल कितने थे, 216। क्लास 1 में 216 है, बच कितने गए, 136। 136 भाग 216, 63% सर्वाइवल रेशो क्लास 1 का है, इन रेस्पेक्ट ऑफ जेंडर केट वेट जो भी है। अब उन 63% में आप देखने जाओगे ना तो फीमेल का 90 प्लस निकलेगा। क्लास 1 का अपना ओवरऑल रेशो 63% है सर्वाइवल का, तो क्लास 1 में मेल फीमेल भी तो होंगे, तो उनमें से फीमेल का रेशो बहुत हाई निकलेगा आप निकालोगे तो मुझे लग रहा है क्लास 1 सुपीरियर क्लास रही होगी, क्लास 2 उससे थोड़ा नीचे रही होगी, क्लास 3 सबसे नीचे रही होगी। आज जाके वो भी देखना, उसमें क्लास 3 वालों को चैनल पे बंद कर दिया था ताकि लोग भाग ही ना पाए 3 वाले, और पहले क्लास 1 वालों को बाहर निकाला गया। ऐसा मूवी बिल्कुल दिखाया गया, क्लियर दिखाया गया। फिर क्लास 2 वालों को निकाला गया, और जब क्लास 2 वालों को निकाला गया तो उसमें से पहले किसको निकाला गया, फीमेल को निकाला गया। फिर उसके बाद क्लास 3 के पास गए थे रेस्क्यू, फिर क्लास 3 में से उन्होंने फीमेल को उठाया था। पूरा ऐसा मूवी में दिखाया गया, बिल्कुल दिखाया गया। ठीक है, चलो यहाँ पर डेटा भी ये दिखा रहा है हमारे लिए। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो क्लास लिख लेते हैं, क्लास 1 का सर्वाइवल रेशो आया 63%। अब क्लास 2 का सर्वाइवल, पैसेंजर क्लास 2 87, कितने में से, 184 में से, तो ये हो गया 47%। क्लास 2 का जो सर्वाइवल है वो है 42%, और क्लास 3 का सबसे कम सर्वाइवल होगा। 491 में से कितने बच्चे, निकालो पहले। 119, 119
491 में सिर्फ 24%। क्लास 3 का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ 24%। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी किस क्लास में थी? क्लास 3rd में हुई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कल को अगर हम कहीं इस तरह के शिफ्ट में इस तरह के शिप वगैरह में जाएं तो सबसे पहले तो लाइफ जैकेट की व्यवस्था जरूर करें, चाहे 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं। अपनी लाइफ जैकेट अपने पास रख के सोएं, ठीक है। और दूसरा, जो क्लास वाइज सुपीरियर क्लास होगी उसका टिकट लेने की कोशिश करें अगर मिल जाए तो, क्योंकि हर कोई तो यही सोचेगा, फिर कोशिश आपको करनी है, ठीक है। तो चांसेस होंगे कि आपका सर्वाइवल बना रहेगा, बाकी कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अगर हम इस टाइटैनिक के डेटा को अभी तक जितना समझ पाए उसके हिसाब से डिस्क्राइब करें तो ये हमने यहाँ पर इस डेटा में से काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली। अच्छा सर, ऐसा ऐसा भी हुआ था कि जब वहां पर रेस्क्यू हो रहा था, भगदड़ मच गई थी कि हम जाएंगे पहले बोट में बैठ के, हमें लाइफ जैकेट चाहिए पहले। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जो अपने साथ अपने बच्चों को लेके गया था या अपने पेरेंट्स को लेके गया था या साथ में उसके हस्बैंड वाइफ कोई है, तो शायद उसने अपने आप को बचाने से पहले उनको बचाया हो। लेकिन अगर कोई इंसान अकेला गया था, अकेला, तो जिसकी लाइफ जैकेट हाथ में आ गई उसके, छीन के भाग गया होगा वो तो, क्योंकि उसको अपना ही देखना है, दूसरे का देखना ही नहीं है। अब चाहे उसकी एज कुछ भी रही हो, उसका जेंडर कुछ भी रहा हो, उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे, उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा हम सोच रहे हैं, पता नहीं ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। क्या सोच रहे हो आप? हम ये सोच रहे हैं कि कोई इंसान अगर अकेला गया हो तो उसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली में कोई है ही नहीं, उसके अकेला गया है। समझ पा रहे हो? तो अब ये बात कैसे निकालोगे सर? ये आपने एक सोच तो ली अपने मन में, डेटा में से कैसे निकालोगे? अब इसका टेक्निकल स्टेटमेंट अपने ब्रेन के अंदर लेकर आओ कि टेक्निकली इस बात को क्या मैं लिखूं कि ये निकल कर आ जाए। क्या क्वेश्चन है? हमें वो बताओ, अकेले लोग कितने गए थे, और फिर बताओ उन अकेले में से कितने बच गए, ये और देखना चाहते हैं। तो अब इसके लिए आपको नॉलेज किसकी जरूरी है? डेटा की। क्योंकि ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिससे आप ये पता कर लो अकेले कौन गए थे। लेकिन सोचो कि अगर कोई इंसान के साथ सिबलिंग स्पाउस नहीं है, उसके पेरेंट चाइल्ड नहीं है, तो अकेले ही है वो। तो सिबलिंग स्पाउस की वैल्यू 0, पेरेंट चाइल्ड कॉलम की वैल्यू भी क्या हो? 0। ये 2 कॉलम है ना हमारे डेटा में, देखो हमारे डेटा में ये 2 कॉलम है। जहां पर ये दोनों वैल्यू 0 हैं, जहां पर ये दोनों वैल्यू 0 हैं, वो सारा डेटा निकाल के दिखाओ पहले। तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट डीएफ डॉट पेरेंट चाइल्ड इक्वल टू 0। मुझे लगता है ज्यादा होंगे नहीं, है ना? अकेला स्टेप पे कोई क्यों जाएगा? चलो फिर भी डीएफ डॉट सिबलिंग स्पाउस इक्वल टू 0। तो ये वो है जो अकेला गया है। इस बात का मतलब क्या है कि हमें वो डेटा मिल जाएगा जिसमें पैसेंजर अकेला गया था, साथ में कोई था ही नहीं। अरे बहुत हैं आप, 537 लोग अकेले ही गए हैं। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? देखो हम लिखा तो सही है, टी एफ डॉट पेरेंट चाइल्ड इक्वल टू 0, टी एफ डॉट सिबलिंग स्पाउस इक्वल टू 0। एंड तो लगाएंगे ना जहां पर। नहीं, हम तो अकेला ढूंढ रहे हैं ना। अगर हम यहाँ लगा देंगे तो वो अकेला कहाँ रहा? तो हम तो अकेला ढूंढ रहे हैं।
तो अकेला तभी माना जाएगा ना जब कुछ नहीं है, ना उसके पेरेंट्स उसके साथ में, ना उसके सिबलिंग उसके साथ में, है ना। तो अभी जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 537 लोग अकेले ही गए थे, चल जो दिख रहा है। तो कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं अब, क्योंकि बहुत है ऐसे तो। एक और लगा दो फिर इसमें पता करने के लिए इनमें से बच कितने गए। नहीं, ये मानना आपका सही नहीं है कि जो अकेला गया था उसने अपने आप को बचा ही लिया होगा। मतलब वहां पर जो रेस्क्यू टीम रही होगी बहुत स्ट्रिक्ट रही होगी, उन्होंने अकेले आदमी को ऐसे घूमने नहीं दिया गया होगा। तो जो रेस्क्यू करने वाली टीम होगी वो प्रॉपर वे में रेस्क्यू करा रहे होंगे। ऐसा मूवी में दिखाया गया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो अकेले थे, तो वो क्या कर रहे थे, छीने झपटी कर रहे थे, लाइफ जैकेट लेके भाग रहे थे। तो वहां पर जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने क्या करा, एक दो लोगों को गोली मार दी, बाकी लोग डर गए। कि इससे अच्छा तो जो नंबर आएगा तब बचेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम कूद रहे हैं तो ये लोग गोली मार रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि नहीं मारेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना फिर ऐसे। तो वो दिखाया गया मूवी के अंदर ये वाला सीन, कि जो अकेला था और घूम रहा था इधर से उधर और लाइफ जैकेट एक दूसरे की छीन रहे थे, तो वहां पर उनको रोक दिया गया है और एक दो लोगों को गोली मार दी थी उन्होंने वहां पर। इसी वजह से बाकी अकेले जो लोग गए थे वो शांत बैठे रहे थे, आराम से रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया था। बाकी जो बच गए, नहीं बचे नहीं बचे। ठीक है, और क्या चल रहा है दिमाग में आपके, और क्या सोच सकते हो? हाँ, क्या चीज? फीमेल? फीमेल वैसे निकाल तो लिया, मेल फीमेल निकाल तो लिया, बचा ही क्या? मेल फीमेल वाला आ गया, किड्स वाला आ गया। और क्या क्या फैक्टर हो सकते थे जो वहां पर हमारा इफेक्ट डाल सकते थे सर्वाइवल को? देखो ये कॉलम है सारे, दोबारा देख लो। पैसेंजर आईडी से कुछ निकलेगा? इससे तो खास मुझे लगता नहीं कुछ निकल कर आएगा। ये हमने यूज कर रही है, ये भी कर लिया। नेम, नेम कॉलम से कुछ निकलेगा? नेम कॉलम से एक बंदे ने बताया था कि सर नेम कॉलम से मैं निकाल सकता हूँ कुछ। कैसे निकालूंगा? MRS, मिसेज, मिस, मिसेज, मिसेज, मिस, मिस, मिस्टर, मास्टर, इनसे पता चल जाएगा कि वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, मैरिड है, अनमैरिड है। इससे हो सकता है कुछ निकाल लूं, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा निकालना ये, क्योंकि इस कॉलम के अंदर सीधा डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बहुत एफर्ट आपको लगाने पड़ जाएंगे यहाँ से निकालने के लिए। और ये तब सही था कहना जब आपका जेंडर और एज कॉलम नहीं होता। तो शायद आप ऐसा जो सोच रहे थे वो सही था कि अगर मिस है तो वो अनमैरिड है, मिसेज है तो मैरिड है, और वगैरह 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 जो भी है। ठीक है, चलो। जेंडर हमने देख लिया, एज हमने देख लिया। टिकट, टिकट नंबर से कुछ खास पता चलेगा? फेयर, फेयर से कुछ पता चलेगा? भाई हम ये सोचते हैं जिसने ज्यादा किराया दिया हो सकता है बच गया हो। तो किराया ज्यादा दिया होगा तो क्लास 1 का ही होगा फिर वो, क्योंकि हमें दिख रहा है क्लास में ज्यादा लोग बचे। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को क्लास 1 का टिकट मिला ही ना हो, उसे क्लास 2 का या क्लास 3 का टिकट मिल गया हो, उसने एक्स्ट्रा पैसा देकर वो सारी फैसिलिटीज अपनी क्लास में ले ली हो। शायद ऐसा हो, तो किराया उसका ज्यादा लग गया। तो ऑफिशियली उसने क्लास 2 का टिकट लिया है, लेकिन किराया ज्यादा देने की वजह से हो सकता है उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल गए हो, अलग से लाइफ जैकेट मिल गई हो। तो हो सकता है फेयर के मामले में कुछ निकल कर आ जाओ, कुछ निकल कर आ जाए सामने। ठीक है, निकाल सकते हैं, है ना। कैबिन, कैबिन में कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 900 लोगों, 891 पैसेंजर में से लगभग 700 लोगों के कैबिन के बारे में पता ही नहीं है कि उनका कैबिन था या नहीं था। तो कैबिन में तो कुछ है नहीं निकालने को, क्योंकि इसमें बहुत सारी तो मिसिंग वैल्यू है।
तो कैबिन कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है, तो वहां से कुछ निकलेगा नहीं। एम्बाग एम्बाग कॉलम हमें बता रहा है कि वो पोर्ट जहां से लोग टाइटैनिक पे चढ़े थे। अच्छा एक चीज बताओ, जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उस समय तक कोई कहीं से चढ़ा हो, आ तो गए सारे टाइटैनिक पर। अब इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि तुम मुंबई से बैठे थे दिल्ली से बैठे थे। हाँ, फर्क पड़ेगा कि जो आइसबर्ग से टकराने के आगे वाला पोर्ट पड़ता, वहां से कितने लोग चढ़ते, वो थे सारे के सारे। तो वो डेटा तो है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो वो डेटा है जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे टाइटैनिक के ऊपर। तो मुझे लगता है इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि एम्बार्क कॉलम क्या कंटेन करता है। फिर भी कुछ निकाल कर देखना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा से चीजों को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। पैसेंजर आईडी से क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। देखो, पॉसिबिलिटी हर जगह है। तो जो मैं सोच रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ। मैंने सोचा एम बाग में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो हमारे तो हाथ चलने चाहिए कीबोर्ड पे, जो सोच रहे हो वो करके देख लो। पता नहीं सही निकल आए, तो सही निकल आए कुछ। तो इम्पोर्टेंट क्या निकला, पाइथन की नॉलेज, वो तो बहुत कम चाहिए। दो मेथड के नाम ही तो याद करने हैं, और वो कंडीशन कैसे लगानी है बस वो समझना है। इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि ब्रेन आपका सोचता कैसे है, आपके ब्रेन में क्वेश्चन कैसे आए। जब तक आपका ब्रेन क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा आप देखो क्या है इसमें। जरूरी नहीं है जिसने आपको ये डेटा दिया एनालाइज करने के लिए वो आपको क्वेश्चन लिख कर देगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो गया, हमारा तो आधा काम ही खत्म हो गया कि सामने वाले ने डेटा भी दिया और क्वेश्चन भी पूछ लिए कि ये क्वेश्चन का आंसर देना हमारे लिए। फिर तो कुछ नहीं बचता है हमारे लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सामने वाला हमें डेटा देता है और कहता है हमें खुद नहीं पता क्या देखे इसमें से। अपने आप देखो क्या दिखा सकते हो इसमें से। जो ज्यादा अच्छा दिखा पाएगा वो उतना अच्छा डेटा एनालिस्ट कहलाएगा। उसके लिए डेटा की नॉलेज जरूरी है। डेटा की नॉलेज होगी तो ब्रेन आपका क्वेश्चन क्रिएट करेगा, सोचेगा उसके बारे में। अगर आपकी डेटा नॉलेज नहीं है तो ब्रेन आपका सोच ही नहीं पाएगा। सोच नहीं पाएगा तो क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा तो निकालोगे क्या उसके अंदर से, क्योंकि सामने वाले ने तो कुछ पूछा ही नहीं है, उसने बस डेटा दे दिया हमारे लिए, ये लो डेटा। चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जिस काम को अभी मैंने करके दिखाया है, इसी काम को करने का एक दूसरा तरीका। अभी हमने अलग अलग कोड लिखा, अलग अलग स्टेटमेंट लिखकर सारी चीजें निकाली। अब मैं एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ, जिस शॉर्टकट से बहुत सारी बातें एक ही लाइन के कोड में निकल कर आ जाती हैं। बहुत सारी बातें एक ही लाइन के कोड में निकल कर आ जाती हैं। माई सीक्वल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो माई सीक्वल के अंदर मैंने आपको ग्रुप बाई क्लॉज पढ़ाई थी। ग्रुप बाई क्लॉज क्या करती है, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई से क्या होता है, सिमिलर टाइप की वैल्यू का एक ग्रुप बन जाता है। सिमिलर टाइप की वैल्यू का एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो मैंने टाइटैनिक में से जितना आपको निकाल कर दिखाया है उतना ही सब कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया है कि कैसे एनालाइज करते हैं, है ना। अब आप कितना और कर सकते हैं ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोच पा रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, और जो आप सोच रहे हैं उसका कोड लिख कर देख लीजिए। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि सर जो यहाँ पर आए थे वो पैसेंजर थे, स्टाफ मेंबर भी तो होंगे। वे स्टाफ मेंबर क्या उनकी गिनती नहीं करोगे।
30-40 स्टाफ मेंबर भी तो होंगे, कम से कम 50-60 हो सकते हैं। तो उनके बारे में अगर मुझे देखना हो तो कैसे देखोगे? तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा? टिकट नंबर से। भाई उनका टिकट मिलना होगा, समझ पा रहे हो? जो उन्होंने पूछा है सही पूछा है कि भाई अगर मुझे स्टाफ मेंबर के बारे में पता करना हो, स्टाफ मेंबर कितने थे, कितने बच गए, तो कैसे निकालोगे? तो यही एक टिकट नंबर ही रह जाता है, क्योंकि स्टाफ मेंबर की टिकट होना होगी, बाकी लोगों ने टिकट ली होगी जरूर। अगर स्टाफ मेंबर का टिकट होगा तो ट्रेन कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा फिर, तो वो आप बिल्कुल ढूंढें और उसमें निकालें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल वापस आइए, जो मैं बता रहा था उस पर आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रुप वाई। ग्रुप वाई क्या होता है? ग्रुप वाई का मतलब होता है डेटा को, आप सिमिलर टाइप के डेटा को ग्रुप करते हैं। सिमिलर टाइप के डेटा, सिमिलर टाइप का डेटा कैसे निकलेगा? सारे मेल एक तरफ कर दो, सारे फीमेल एक तरफ कर दो। सिमिलर टाइप का डेटा मतलब क्लास 1 एक तरफ, क्लास 2 एक तरफ, क्लास 3 एक तरफ। सिमिलर टाइप का डेटा क्या हो सकता है? सर्वाइव्ड एक तरफ और जो नॉट सर्वाइव्ड है वो एक तरफ। तो मैंने एग्जांपल दिए। ग्रुप बाई का पर्पस क्या होता है? ग्रुप बाई का पर्पस होता है एग्रीगेट ऑपरेशन को परफॉर्म कराना, एग्रीगेट ऑपरेशन को परफॉर्म कराना। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? डीएफ डॉट ग्रुप बाई। डेटा फ्रेम के अंदर भी ग्रुप बाई नाम का एक मेथड होता है। अब आप बताओ ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करना चाहते हो? बताओ किसके अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग करना चाहते हो? अच्छा मान लीजिए मैं सर्वाइव अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखोगे जिसका अकॉर्डिंग ग्रुप बनेंगे। सर्वाइव। अब जब आप ग्रुपिंग कर लेते हैं तो ग्रुपिंग करने के बाद आप कोई एग्रीगेट ऑपरेशन करते हैं। एग्रीगेट ऑपरेशन क्या होता है? काउंटिंग करना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, ये सब क्या कहलाता है? मेरा एग्रीगेट ऑपरेशन। तो अब ये बताओ सर्वाइव्ड कॉलम से ग्रुप बनाकर आप क्या पता करना चाहोगे? काउंट। क्या लिखोगे? डॉट ए डबल जी। ए डबल जी क्या मतलब है? एग्रीगेट ऑपरेशन करना, एग्रीगेट ऑपरेशन पता करना चाहते अब एग्रीगेट ऑपरेशन जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो कौन सा परफॉर्म करना चाहते हैं? काउंट। तो क्लास 0 में जो पैसेंजर हैं उनकी पैसेंजर आईडी इतनी है, अब क्लास 1 में इतने पैसेंजर हैं। क्लास 0 में पी क्लास कॉलम में इतनी वैल्यू है, तो हर कॉलम की वैल्यू बता रहा है। तो सर हर कॉलम की मुझे नहीं चाहिए, तो किसकी देखनी है? जिस कॉलम की देखनी है उस कॉलम को बताओ। बताओ किस कॉलम की देखना चाहते हो? डिक्शनरी के अंदर उस कॉलम का नाम, जिस कॉलम पर एग्रीगेट ऑपरेशन आप देखना चाहते हो। तो अगर आपसे कहा जाए कि जेंडर वाइज बता दो, जेंडर वाइज क्या बता दें? काउंटिंग बता दो। तो सर्वाइव्ड कॉलम, सर्वाइव्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 0 जो सर्वाइव नहीं हुए हैं उसमें 549, और सर्वाइव हो गए हैं उसमें 342।
अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि अलग अलग काउंट करके दिखाओ, तो यहाँ पर मैं सर्वाइव और साथ में जेंडर कॉलम भी दे सकता हूँ। अब पिक्चर पहले से क्लियर। इस बार जो लोग सरवाइव नहीं हुए हैं वो फीमेल 81 है और मेल हमारे 468 हैं, और जो सरवाइव हो गए हैं पूरे डेटा में फीमेल कितने हैं हमारे 233 और मेल कितने हैं 109। और अगर मैं इसमें क्लास भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो बाई के अंदर मैं यहाँ पर सर्वाइव्ड के बाद मैंने पी क्लास लिख दिया। अभी और ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा। इसको समझने में अब देखो, ये कह रहा है कि वो लोग जो सरवाइव नहीं हुए हैं क्लास 1 के फीमेल इतने मेल इतने, क्लास 2 के फीमेल इतने मेल इतने, क्लास 3 के फीमेल इतने मेल इतने, और जो लोग सरवाइव हुए हैं क्लास 1 के क्लास 2 के क्लास 3 के और उसके अंदर फीमेल और मेल सब अलग अलग करके इसने हमें बता दिया, ग्रुपिंग कर रहा है। पहले वाले केस में ग्रुपिंग करी इसने सिर्फ सर्वाइव्ड के बेस पर, दूसरे वाले में ग्रुपिंग करी यहाँ पर सर्वाइव्ड के अंदर जेंडर, नेस्टेड ग्रुपिंग करी। ये एक और लेवल नेस्टेड हो गया। तो पहले लेवल पर सर्वाइव्ड कॉलम, दूसरे पर हमारा पैसेंजर क्लास और तीसरे पर हमारा जेंडर। इससे और ज्यादा लेयर्स आपके सामने आ जाती हैं। चलो, तो अब आप चाहे ऐसे देखें चाहे इंडिविजुअल करके आप निकालें, जैसे मैंने आपको सिखाया, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग करने का एक और तरीका है। एक तो तरीका ग्रुप बाई हो गया ग्रुपिंग करने का, ग्रुपिंग करने का एक और तरीका है, और शायद आप में से काफी लोगों को पहले से ही शायद ये पता हो। एक्सेल अगर आप यूज करते हैं तो पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल नाम का फंक्शन भी क्या करता है, ग्रुपिंग करने वाला काम करता है। बताओ ग्रुपिंग कैसे करनी है भाई। बाई इक्वल टू नहीं, यहाँ लिखेंगे इंडेक्स इक्वल टू कॉलम का नाम, हमने कहा सर्वाइव्ड के बेस पर करना। ठीक है, फिर बताओ किस कॉलम के साथ करनी है, हमने कहा जेंडर कॉलम के लिए करनी है। फिर बताओ एग्रीगेट फंक्शन कौन सा चलाना है, हमने कर दिया काउंट। स्पेलिंग देखो कहाँ गलत हुई सर। 5 सर तो हर कॉलम का आ गया, तो हमें सिर्फ किसका चाहिए, हमें जेंडर कॉलम का चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू। जैसे उसका आया था वैसे ही इसका आ गया। आपको मल्टी इंडेक्स चाहिए, पाइवट टेबल के अंदर इंडेक्स में मल्टीपल वैल्यू आप यहाँ पास कर दीजिए। सर्वाइव के बाद फिर लिख दीजिए यहाँ पर अपना जेंडर।
कहाँ गलत कर दिया? क्लास तो सर्वाइव्ड में पैसेंजर क्लास 1 और फिर उसके बाद आपका जेंडर का डेटा आता है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाई यूज कर सकते हैं या पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं, जो आपका सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। आप लोगों की खामोशी मुझे ये बता रही है कि ग्रुप बाई और पाइवट टेबल में कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है कि या तो टाइम हमारा हो गया आज का और काफी पढ़ लिया हमने। दूसरी वजह क्या हो सकती है? डेटा उतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मुझे इन दोनों को समझाने के लिए। मैं एक दूसरा डेटा लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको फिर से ग्रुप बाई पाइवट टेबल समझाऊंगा, क्योंकि देखो ये दोनों आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे। मैं अभी नहीं कह रहा, मैं आपको बहुत प्रेशर नहीं डाल रहा अभी कि आज ही सीखो, अगली क्लास में सीखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको सीखना अच्छे से है, क्योंकि ये बहुत काम के फंक्शंस हैं दोनों और इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। तो टाइटैनिक वाले डेटा में अगर मैं देखूं तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि टाइटैनिक में सिर्फ गिनती कर रहे हैं हम लोग, काउंटिंग चाहिए हमें बस। ये हमारे जो पाइवट टेबल और ग्रुप बाई है इनका यूज तब ज्यादा बेटर है जब आपको काउंटिंग के अलावा एवरेज निकालना हो, टोटल सेल निकालनी हो, एवरेज सेल निकालनी हो, मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम निकालना हो, तो ये बहुत ज्यादा काम के होते हैं। तो इनको मैं अगली क्लास में दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस बार दूसरे डेटा के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस डेटा में मुझे भी फील आ रहा है कि उतना अच्छा है नहीं कि इन दोनों को मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लोर करके समझा पाऊँ। तो अगली क्लास में मैं दूसरा डेटा यूज करूंगा और दूसरे डेटा में मैं फिर से इनको समझाऊंगा। आज की क्लास को इतना रखते हैं, अगली क्लास मंडे। तो अगली क्लास माइट भी, आप अगली क्लास एक बार जब आए तो ग्रुप में देख ले मैसेज, हो सकता है कि आपका बैच 10 की जगह 10:30 स्टार्ट, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा जो आपका ग्रुप बना हुआ क्लासरूम वाला, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको जैसे मंडे को 10 बजे आते हैं वैसे ही आपको 10 बजे आते हैं, ठीक है। माई सिक्वल मॉर्निंग बैच है मेरा, ये 8:30 उसमें स्टार्ट होगा, अराउंड 8-10 क्लास के बाद, ठीक है। अगर किसी का माई सिक्वल रह गया है वो पढ़ना चाहे तो 8-10 क्लास के बाद एक बार मुझे याद दिला दे। सुबह 8:30 बजे का बैच है, उसमें शुरू होगा। चलिए, कल नहीं आना है, सैटरडे संडे तो ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे नहीं आना, मंडे को क्लास होगी।